नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान मैनपुरी। आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। और इन छुट्टियों में जैसा कि लॉकडाउन समय जारी है और आप लोगों को पढ़ने के लिए आपको सेल्फ स्टडी की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग घर में रहना ही आपका सुरक्षित है और घर पर रह के आप जो है सब अध्ययन करें। और इसी के साथ आप लोगों का सहयोग करने के लिए SCRT के द्वारा जो है ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करी गई है। इसी कड़ी में चूँकि मेरा विषय सामाजिक विज्ञान है, उसके तहत भूगोल विषय के अंतर्गत मैं जो है स्थल मंडल के बारे में चर्चा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भूगोल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और सब्जेक्ट है और जिसकी जानकारी के बिना हम कह सकते हैं कि जहाँ रहते हैं और जिनका हमें भौगोलिक गतिविधियों का हमें लाभ मिलता है, जानकारी मिलती है, या कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, चाहे वो सुनामी हो सकता है, भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, चक्रवात हो सकता है, तूफान हो सकता है, या फिर कह सकते हैं इस तरह की जो कह सकते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो इसके बारे में हमें जो है भूगोल के माध्यम से जानकारी मिलती है। और जो मौसम विभाग की जो सूचनाएं हैं, चाहे वो बारिश होती है या चाहे फिर आंधी आती हो, तूफान आता हो या बादल फटने की स्थिति उत्पन्न होती हो, तो ये सारी गतिविधियाँ ऐसी हैं जो भूगोल से जुड़ी हुई हैं। और जब तक हमें भूगोल का ज्ञान नहीं होगा, हमें जानकारी नहीं होगी, तो हम ये चीज़ अच्छे से नहीं समझ सकते कि आखिर हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से पृथ्वी पर रहने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और इसके साथ जन और धन की हानि जो होती है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो इस कड़ी में मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग की वास्तविक स्थिति और उसकी बनावट के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन कार्य अवश्य है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये नंबर 1 प्राकृतिक अप्राकृतिक स्रोत है, जिसमें फर्स्ट है घनत्व और सेकेंड है दबाव और थर्ड तापमान। तो नंबर 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत भी है कुछ, और इसके अलावा नंबर 3 है प्राकृतिक स्रोत, जैसे ज्वालामुखी उद्गार है, भूकंप है। तो ये सारी जो चीज़ें दे रखी हैं, गतिविधियाँ दे रखी हैं, तो इन्हीं गतिविधियों के माध्यम से हम ये जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि स्थल मंडल क्या है और किस तरीके से स्थल मंडल का निर्माण हुआ। क्योंकि जो पृथ्वी के जो स्थल मंडल है, जिसमें कि कह सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो उन सब का एक योगफल ही कह सकते हैं, जो एक उसका योगफल का एक रूप है जो हमें स्थल पर नज़र आता है। तो इसको समझने के लिए हमें जो है ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसको जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो इसी कड़ी में जैसे कि भूपर्पटी जो होती है उसमें एक क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, क्रूड होता है। जैसे पृथ्वी को जैसे जैसे उसमें गहराई में जाएंगे तो सबसे पहले जो ऊपरी भाग होता है उसको क्रस्ट बोला जाता है, और इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 30 किलोमीटर तक होती है। और क्रस्ट के नीचे जो ऊपरी मेंटल होता है उसको लगभग 200 किलोमीटर तक की गहराई में होता है। उसके बाद निचली मेंटल होता है वो लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक होता है। और उसके बाद आउटर कोर, जिसे बाह्य कोर कहा जाता है, वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक लगभग होता है। फिर आंतरिक कोर है जो 5150 किलोमीटर की दूरी तक जो है उसका प्रभाव पाया जाता है, जहाँ पे जैसा कि ये कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो जैसा कहा जाता है कि वो कैसे तरल अवस्था में हो सकती हैं। तो इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं इसके अंतर्गत अब जैसे भूकंपी तरंगें हैं, जिसमें P तरंगें होती हैं, S तरंगें होती हैं, L तरंग होती हैं, तो इसका अध्ययन हम करते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है पृथ्वी में अंदर किस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, वो होती हैं या हो सकती हैं। और इसके अलावा जैसा कि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि पृथ्वी जो घनत्व होता है उसमें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है।
अर्थात पृथ्वी का भार अपने समान आकार वाले जल पिंड से 5.5 गुना अधिक है, परंतु भूतल पर बिछी अवसादी चट्टानों का घनत्व तो केवल 2.7 है। तो इनके नीचे बिछी आग्नेय शैलों से बनी परत का घनत्व 3.0 से 3.5 तक ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। इसके अलावा आप एक चीज इसके अंदर एक अन्य टॉपिक है जैसे तापमान पर आधारित तापमान, जैसे कि तापमान, तो तापमान से भी ये पता चलता है कि जमीन या पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की जो है सिचुएशन होगी और किस तरह से उसमें गतिविधियां होती होंगी। तो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर खाने खोदने से यह पता चलता है कि ज्यों ज्यों हम धरातल से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं त्यों त्यों तापमान में वृद्धि होती जाती है। ज्वालामुखी उद्गार और गर्म जल के झरनों से इस बात की पुष्टि होती है कि साधारणतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इस हिसाब से 50 किलोमीटर गहराई पर तापमान 1200 डिग्री से 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच और करोड़ पर 2 लाख डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। परंतु भूकंपीय तरंगों के व्यवहार से पता चलता है कि यह बात सत्य नहीं है। वैज्ञानिकों का यह मत है कि गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि की दर कम होती जाती है। धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई पर 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, उसके नीचे 300 किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर और उसके नीचे 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान में वृद्धि होती है। इस गणना के अनुसार धात्विक करोड़ का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, परंतु अधिकांश विद्वानों का विचार है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान के कारण आंतरिक शक्तियां, रासायनिक प्रक्रियाएं और रेडियोधर्मी पदार्थ स्वतः ही विखंडित होते रहते हैं। इस तरीके से आप ये चीज समझ सकते हैं कि जो जिस तरीके से पृथ्वी की रचना है वो बेहद जटिल है और कह सकते हैं कि इसको समझना कठिन तो नहीं है, लेकिन जब आप इसके बारे में कोई एक आम राय भी नहीं है। तमाम विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन उन मतों में समानता नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक हम ये चीज़ जान चुके हैं कि पृथ्वी में किस तरीके से किन परिस्थितियों में जो भौगोलिक गतिविधियां हैं, किस तरीके भौगोलिक क्या कह सकते हैं, रासायनिक कह सकते हैं, भौतिक गतिविधियां कह सकते हैं, वो गतिविधियां कैसे जो है घटती हैं। इसी के अलावा स्थल मंडल पे एक अन्य चीज और पाई जाती है जिसको हम चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी ठोस भाग को भूपर्पटी कहा जाता है। इस भूपर्पटी का निर्माण चट्टानों द्वारा हुआ। चट्टानों के से आशय खनिज पदार्थों के योगफल से है, चाहे ये पदार्थ ग्रेनाइट जैसे कठोर तथा मिट्टी और मुलायम क्वार्ट्ज के समान ठोस अथवा बालू जैसे ढीले क्यों न हो, वे समस्त प्राकृतिक पदार्थ जो भूगर्भ तथा धरातल के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, तो वह सारे के कह सकते हैं कि वह चट्टान के ही रूप होते हैं। चट्टान मुख्यतः चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, जैसे आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कायांतर चट्टान है। तो इसके अंतर्गत हम ये चीज समझ सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के विचार करते समय हमने यह देखा कई वैज्ञानिकों ने प्रारंभ में पृथ्वी के द्रव के रूप में स्वीकार किया। अतः पृथ्वी के द्रव पदार्थों घनीभूत हो जाने से जो चट्टानें बनी उन्हें आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो चट्टान द्रव पदार्थ के ठंडे होने से ठोस अवस्था में बदल गई वो आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे जो तरल रूप में जो चट्टानें ज्वालामुखी से प्रवाहित होकर बही, वही कालांतर में धीरे धीरे ठंडी होने के बाद में आग्नेय चट्टानों का रूप धारण कर लिया। क्योंकि आग्नेय चट्टानें भी कई प्रकार की होती है, जैसे पाताली चट्टान है, अम्ल चट्टानें होती हैं, क्षारीय चट्टानें होती हैं, मध्यवर्ती उप पाताली चट्टानें होती हैं। तो अब इसमें आग्नेय चट्टान की कुछ विशेषताएं मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये चट्टानें प्राय रवेदार होती हैं। ये चट्टानें परतें नहीं पाई जाती, ये पूर्णतः पिंडदार होती हैं। ये चट्टानें कठोर तथा अरंध्र होती हैं। नंबर 4, इन चट्टानों में जीवाश्म या फॉसिल नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ सेकंड नंबर पर अवसादी चट्टानें होती हैं जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। धरातल पर पाई जाने वाली चट्टानों में अवसादी चट्टानों का ही विस्तार अधिक है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 75% इन्हीं चट्टानों द्वारा घिरा हुआ है। शेष 25% भाग में आग्नेय और कायांतर चट्टानें फैली हुई हैं, किंतु फिर भी ये चट्टानें भूपृष्ठ पर बहुत कम हिस्सा बनाती हैं क्योंकि इनका घनत्व तो बहुत कम है और ये केवल धरातल के ऊपर ही फैलती हैं। धरातल के नीचे बहुत अधिक घनत्व वाले आग्नेय और कायांतिक चट्टानें मिलती हैं। इस प्रकार भूपृष्ठ को बनाने वाली समस्त चट्टानों का योग लिया जाए तो 95% भाग पर आग्नेय चट्टानें हैं और 5% भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। तो अवसादी चट्टानों जैसे चूना पत्थर है, स्लेट है, कोयला है, ये सारी चीजें हैं। और
और वैसे देखा जाए कि पृथ्वी पर जो अपसारी चट्टानें होती हैं, तो वो कह सकते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें ही के क्षय होते होते या फिर उनके द्वारा जो क्षय होता रहता है, उनका क्षरण होता है और कह सकते हैं अपरदन होता है, या फिर पानी के प्रभाव से वो उन टुकड़ों में धीरे धीरे घिस घिस के उसको बालू के रूप में आ जाता है, तो इसको इस जलज चट्टानें भी कहते हैं इसी वजह से इनको। और कह सकते हैं कि इसमें हिमानी और पवन की भी एक अपनी कह सकते हैं महत्व है सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने में। ये चट्टानें परतों या तौर में पाई जाती हैं। और नंबर 2, इन चट्टानों में रवि नहीं पाए जाते हैं। इन चट्टान जीवाश्म पाए जाते हैं और सामान्य चट्टानें सरल और पारगम्य होती हैं। अन्य चट्टानों पीछे ये चट्टानें अधिक कोमल होती हैं। इसी कड़ी में हम नंबर 3 में देखते हैं कायांतरित चट्टानें। ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन द्वारा बनी होती है, कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। कायांतरित शब्द कायांतरण मेटामॉर्फोसिस जिससे बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। अतः यह तापमान, दबाव तथा इन दोनों के प्रभाव से आग्नेय अवसादी चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है। ये कायांतरित चट्टानें बन जाती है। कायांतरण 2 प्रकार की होती है, तापीय अथवा संपर्क कायांतरण एवं क्षेत्रीय गतिक कायांतरण। इस प्रकार से कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टानों से क्षण से धीरे धीरे, जिस तरह से समय के साथ आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अरावली सीढ़ी है। अरावली जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक पाई जाती है 760 किलोमीटर की लंबाई में दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो वो धीरे धीरे कायांतरित चट्टान में ही तब्दील होती जा रही है। तो इसमें देखते हैं कि कुछ चट्टानें जिसमें पाई जाती हैं, उसमें जैसे बलुआ पत्थर होता है, उस जो बलुआ पत्थर बाद में क्वार्टजाइट में बदल जाता है। चूने का पत्थर है वो संगमरमर में बदल जाता है, सेल स्लेट में बदल जाता है, बेसाल्ट स्लेट में बदल जाती है। तो इस तरह से आपने ये चीज़ देखी, समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से पृथ्वी की कितना कह सकते हैं कितनी विविधताएं हैं, कितनी जटिलताएं हैं पृथ्वी के निर्माण में। और एक लंबी प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप उसका निर्माण होता चला गया। और उसके पीछे जैसा कि कई महत्वपूर्ण विद्वानों ने तमाम कारण बताए हैं, तो उसमें आप चूंकि स्थल मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब इसमें जो चट्टानें हैं, चट्टानों का अपना महत्वपूर्ण कह सकते हैं मानव के लिए उपयोगिता है।